हवेली के अंदर बड़ा सा आंगन होता है, बीच में पत्थर का फर्श और चारों तरफ पुराने कमरे। एक तरफ मोहन जी और महेश खड़े होते हैं, पास में मुकुल और आयुष घबराए हुए खड़े होते हैं। जमीन पर विवेक बैठा जोर जोर से रो रहा होता है और उसके पैर से थोड़ा खून निकल रहा होता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे माँ के पास जाना है। माँ। अरे बेटा चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ है, बस हल्की सी चोट है। विवेक देखो मैंने दवा लगा दी है, अब तुम रोना बंद करो। लो थोड़ा पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। हवेली के पीछे मिट्टी की छोटी सी कुटिया होती है। कुटिया के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा होता है। कमला देवी, मधुबाला और नेहा जमीन पर चटाई पर बैठी होती हैं। तभी हवेली से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। पता नहीं क्या हो गया है विवेक को, इतना क्यों रो रहा है। हाँ मधु, मुझे भी बड़ी टेंशन हो रही है। बहुत देर हो गई लेकिन वो अभी तक चुप नहीं हुआ। लगता है उसे बहुत दर्द हो रहा है, शायद गिर गया होगा। नहीं, मैं अपने बच्चे को देखे बिना नहीं रह सकती। मधुबाला जल्दी जल्दी कुटिया से निकलकर हवेली की तरफ दौड़ती हैं। हवेली के दरवाजे तक पहुंचकर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं करती और चौखट पर बैठ जाती हैं। तभी अंदर से विवेक लंगड़ाता हुआ भागते हुए आता है। माँ। अरे मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? मैं खेलते खेलते गिर गया था माँ, बहुत दर्द हो रहा है। अरे तेरे पैर में इतनी चोट कैसे लग गई? तभी पीछे से महेश, मोहन जी, मुकुल और आयुष आकर खड़े हो जाते हैं। हवेली में अचानक सन्नाटा छा जाता है। मधुबाला, तुम्हें पता नहीं है क्या? क्या हुआ? इस हवेली में तुम्हारा आना मना है। इस घर की औरतों को यहाँ कदम रखने की इजाजत नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा इतना रो रहा था, मैं उसे बिना देखे कैसे रह जाती? श्राप भूल गई हो क्या? मैं कोई श्राप नहीं जानती और मैं बस एक माँ भी हूँ, आप भी ये मत भूलो। बच्चा अब ठीक है, सब ठीक है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। महेश विवेक और उज्जवल को पीछे खींच लेते हैं। विवेक रोते हुए माँ की तरफ हाथ बढ़ाता है। माँ मत जाओ। बेटा रो मत, मैं यही हूँ। मधुबाला भारी दिल से उठती है और धीरे धीरे वापस मिट्टी की कुटिया की तरफ चलने लगती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। एक माँ अपने ही बच्चों से क्यों नहीं मिल सकती? एक तरफ हवेली की ऊंची दीवारें और दूसरी तरफ मिट्टी की छोटी कुटिया। आखिर ऐसा क्या था जिसने इस घर को दो हिस्सों में बांट दिया था? और ऐसा कौन सा 150 साल पुराना श्राप था जिसकी वजह से घर की औरतें अपने ही परिवार से दूर रहने को मजबूर थीं? आइए जानते हैं कुछ समय पहले इस हवेली में क्या हुआ था। शहर के एक बड़े घर का ड्राइंग रूम सजा होता है। सोफे पर मोहन जी, महेश, मुकुल और आयुष बैठे होते हैं। सामने टेबल पर चाय और नाश्ता रखा होता है। कुछ देर बाद अंदर से गौरी आती है। वो मॉडर्न कपड़ों में आत्मविश्वास से भरी हुई और मुस्कुराती हुई सबको नमस्ते करती है। नमस्ते अंकल जी। खुश रहो बेटा, बैठो बेटा। बेटा, हमें बताया गया है कि तुम पढ़ी लिखी हो और अपना काम भी संभालती हो। जी आंटी, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और अभी मैं अपने पापा के बिजनेस में मदद करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। सबकी नजरें एक बार आयुष और गौरी पर जाती हैं। दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। अरे आप लोगों को मंजूर है तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। गौरी चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। आयुष एक नजर उसे देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। बेटा, हमें तुम्हारी सादगी और समझदारी बहुत पसंद आई है और आयुष को भी कोई आपत्ति नहीं है। जी, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। गौरी के माता पिता भी खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों परिवार ये रिश्ता तय कर देते हैं। कुछ दिनों बाद हवेली में शहनाइयां बज रही होती हैं। पूरे आंगन में रोशनी और सजावट होती है। आयुष और गौरी की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हो जाती है। ढोल नगाड़ों और खुशियों के बीच गौरी पहली बार अपनी ससुराल आती है, लेकिन हवेली के पीछे जाते ही वो चौंक जाती है। वहां मिट्टी की एक छोटी सी कुटिया बनी थी। गौरी के गृह प्रवेश किसी बड़ी हवेली में नहीं बल्कि उसी कुटिया के बाहर होता है। अंदर कमला देवी, मधुबाला और नेहा खड़ी होती हैं। ये कुटिया? रात तो गौरी जैसे तैसे काट गौरी उठती है और चारों तरफ हैरानी से देखती है। उसकी नजर दूर खड़ी बड़ी हवेली पर जाती है। कुटिया के अंदर बहुत कम जगह होती है। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा रखा होता है और दूसरी तरफ एक छोटी खाट पड़ी होती है। गौरी, हम औरतों का असली घर यही है, हम यहीं पर रहेंगे। देख, तेरी चाची वो रही और तेरी जेठानी नेहा भी। हाँ गौरी, हम सब यहीं रहते हैं और अब तू भी हमारे साथ यहीं रहेगी। गौरी चारों तरफ हैरानी से देखती है। उसकी नजर दूर खड़ी बड़ी हवेली पर जाती है। कुटिया के अंदर बहुत कम जगह थी। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा रखा होता है और दूसरी तरफ एक छोटी खाट पड़ी होती है। कैसा लगा अपना नया ससुराल?
लेकिन मम्मी जी, इतनी बड़ी हवेली भी तो हमारी ही है, फिर हम उसमें क्यों नहीं रहते? कमला देवी कुछ पल चुप हो जाती हैं। बेटा, इन सवालों का जवाब मैं तुझे अभी नहीं दे सकती। बस इतना समझ ले कि इस हवेली पर 150 साल पुराना एक श्राप है। तेरी परदादी, तेरी दादी और यहाँ तक कि मैं भी इस श्राप को निभाती आ रही हूँ, इसीलिए अब तुझे भी यही करना पड़ेगा। गौरी कुछ पल तक चुप रहती है। उसके चेहरे पर हैरानी और गहरी सोच दोनों दिखाई देती हैं। ठीक है मम्मी जी, अगर यही इस घर का नियम है तो मैं आपकी बात मान लूंगी। इतनी बड़ी हवेली के बाद भी ऐसा क्यों? गौरी कुटिया के अंदर कदम रखती है। अगले दिन सुबह मिट्टी की छोटी सी कुटिया के अंदर हल्की धूप आ रही होती है। कुटिया बहुत तंग और साधारण होती है। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा रखा होता है। नेहा और गौरी चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाने की कोशिश कर रही होती हैं। पास में कमला देवी और मधुबाला सब्जी काट रही होती हैं। गौरी, थोड़ा और लकड़ी डाल दे, तभी आग ठीक से जलेगी। जी दीदी। जैसे ही चूल्हा तेज जलता है, पूरी कुटिया में धुआं फैलने लगता है। गौरी और नेहा खांसने लगती हैं। दीदी, ये धुआं तो बहुत ज्यादा हो गया, सांस भी नहीं ली जा रही। आदत पड़ जाएगी। गौरी, हम तो रोज इसी में खाना बनाते हैं, जल्दी बाहर चलो वरना दम घुट जाएगा। सभी औरतें खांसते खांसते जल्दी से कुटिया के बाहर आ जाती हैं। थोड़ी देर तक बाहर बैठकर सांस संभालती हैं। जब धुआं थोड़ा कम हो जाता है तो वो फिर से अंदर आकर खाना बनाना शुरू कर देती हैं। वो कुटिया दिखने में छोटी है, लेकिन उसके भीतर की खामोशी बहुत भारी है। हवेली में बिजली की चकाचौंध है, पर कुटिया आज भी मिट्टी के दियों और लालटेन के भरोसे है। वहां रहने वाली औरतें आपस में कम बात करती हैं, जैसे उन्हें किसी अदृश्य पहरेदार का डर हो। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा जाते हैं। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुटिया के अंदर गौरी और नेहा खाट पर सो रही होती हैं। अचानक छत से पानी टपकने लगता है। दीदी, ये पानी कहाँ से आ रहा है? छत पुरानी है, बारिश में हमेशा ऐसा ही होता है। कुछ ही देर में कुटिया के कई कोनों से पानी टपकने लगता है। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी उठकर बाल्टियां और बर्तन रखने लगती हैं। दीदी, पूरी कुटिया में पानी भर रहा है। हाँ, हर बारिश में यही हाल होता है। पूरी रात वो ठीक से दोनों सो नहीं पाती। कुटिया में जगह जगह बाल्टियां रखी होती हैं और पानी टप टप गिरता रहता है। अगली सुबह गौरी नींद से उठती है। वो चारों तरफ देखती है और थोड़ा परेशान होकर बाहर निकलती है। दीदी, यहाँ बाथरूम कहाँ है? चल मैं दिखाती हूँ। नेहा गौरी को कुटिया के पीछे ले जाती है, जहां पर दीवारों से घिरी एक छोटी सी जगह बनी होती है। ऊपर कोई छत नहीं होती। बस यही हमारा बाथरूम है। गौरी ये देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। क्या? बस यही? गौरी के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वो इन सब चीजों से बहुत परेशान हो चुकी है। वो आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोलती है, हे भगवान, ये कैसी जगह पर मेरी शादी हो गई है? ये कैसा श्राप है जिसमें औरतें अपने पतियों के साथ नहीं रह सकती, अपने ही घर में नहीं रह सकती? गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह नेहा और गौरी टोकरी लेकर बाजार जाने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। रास्ते में गांव की कुछ औरतें खड़ी होकर उन्हें देख रही होती हैं और धीरे धीरे आपस में बातें करने लगती हैं। पता नहीं ये श्राप कब तक चलेगा। 6ठी 7वीं पीढ़ी आ गई है, लेकिन श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ। हाँ, और देखो तो ये नई बहू तो आजकल के मॉडर्न जमाने की लगती है। पता नहीं ये सब कैसे सह रही होगी। गौरी चलते चलते उनकी बातें सुन लेती हैं। उसके चेहरे पर हैरानी और सवाल दोनों होते हैं। दीदी, ये सब क्या कह रही थी? सच कहूँ गौरी, मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि ये किस चीज का श्राप है। मतलब आपको भी नहीं पता? नहीं, जब से मैं इस घर में आई थी तब मैं भी तेरी तरह बहुत सवाल करती थी। मैं भी सोचती थी कि इस घर को बदल दूं, लेकिन कभी कुछ नहीं हो पाया। गौरी कुछ पल सोचती है, फिर दृढ़ आवाज में बोलती है, लेकिन दीदी, मैं हार नहीं मानूंगी। आज के जमाने में इन सब चीजों को कौन मानता है? मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। दोनों बहुएं बातें करते करते बाजार की तरफ चली जाती हैं। अगले दिन हवेली के अंदर बहुत चहल पहल होती है। पूरे आंगन में सजावट की गई थी। गुब्बारे लगे होते हैं और मेहमान आ जा रहे होते हैं। उज्जवल का 18वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। हवेली के मर्द और मेहमान हंसते बोलते हुए केक काटने की तैयारी कर रहे होते हैं। सब लोग खुशी से जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन हवेली के पीछे मिट्टी की कुटिया के बाहर कमला देवी, मधुबाला, नेहा और गौरी और सुहागन औरतें भी चुपचाप बैठी होती हैं। हवेली से हंसी, संगीत और तालियों की आवाज आ रही होती है। मैं अपने बेटे का 18वां जन्मदिन भी उसके साथ नहीं मना पाई। ये कैसा श्राप है जो हमें अपने ही लोगों से दूर कर देता है? मधुबाला रोने लगती है। गौरी धीरे से उनके पास बैठती है और उनके कंधे पर हाथ रखती है। चाची, आप इतनी टेंशन मत लो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा गौरी। देखते देखते हमें भी इतने साल हो गए, लेकिन कभी कुछ नहीं बदला। हवेली के अंदर जोर जोर से तालियां बजती हैं और हैप्पी बर्थडे की आवाज गूंजती है, लेकिन कुटिया के बाहर बैठी औरतों के चेहरे पर खामोशी और दर्द साफ दिखाई दे रहा था।
अगले दिन सुबह मिट्टी की कुटिया के अंदर ठंडी ठंडी हवा तेजी से आ जा रही होती है। कुटिया की दीवारें पतली और टूटी हुई थी। कमला देवी खाट पर लेटी हुई कांप रही होती हैं। उनके माथे पर पसीना और शरीर बुखार से तप रहा होता है। पास में नेहा और गौरी चिंतित खड़ी होती हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मी जी का बदन तो आग की तरह तप रहा है। ये तो बहुत तेज बुखार है दीदी। कुटिया में चारों तरफ हवा आ रही थी और ठंड की वजह से कमला देवी की हालत और खराब होती जा रही थी। गौरी अचानक फैसला लेती है और जल्दी जल्दी हवेली की तरफ दौड़ पड़ती है। हवेली के बड़े गेट के बाहर खड़ी गौरी जोर से आवाज लगाती है, पापा जी, पापा जी। मोहन जी आंगन से बाहर आते हैं। क्या हुआ गौरी? पापा जी, मम्मी जी को बहुत तेज बुखार है, उन्हें बहुत ठंड लग रही है। थोड़ी देर के लिए उन्हें हवेली के अंदर बुला लीजिए। ये कैसी बात कर रही हो गौरी? तुम्हें पता तो है इस घर की औरतें हवेली के अंदर नहीं आ सकती। श्राप याद नहीं है क्या? माना तुम इस घर की नई बहू हो, लेकिन अब तो काफी दिन हो गए हैं और तुम इस घर के नियमों से भी वाकिफ हो गई हो। इतना कहकर मोहन जी गुस्से में हवेली का गेट बंद कर देते हैं। गौरी कुछ पल वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है। कुटिया में वापस आकर गौरी और नेहा पूरी रात कमला देवी की सेवा करती हैं। ठंडे पानी की पट्टियां रखती हैं और जैसे तैसे उनका बुखार थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन गौरी के मन में गुस्सा भर चुका था। अगले दिन सुबह गौरी अपने पति आयुष को फोन करती है। आयुष, आप सब लोगों को लेकर बाहर गार्डन में आ जाओ, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर बाद हवेली के गार्डन में मोहन जी, महेश, मुकुल और आयुष कुर्सियों पर बैठे होते हैं। सामने कमला देवी, मधुबाला, नेहा और गौरी खड़ी होती हैं। गौरी सबकी तरफ देखते हुए बोलती है, ये कौन सा श्राप है जिसके बारे में आप सब लोग बार बार बात करते रहते हो? आपने घर की बहुओं से सारी बातें छुपा रखी हैं और फिर भी चाहते हो कि हम हर परंपरा माने, हर श्राप को माने। हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। जितना तुम्हें कहा है उतना कर दो, वही काफी है। कमला देवी यह सुनकर थोड़ा भावुक हो जाती है। मोहन जी, रहने दीजिए। बेटा, जब मैं तेरी तरह इस घर में आई थी तब मेरी सास ने भी मुझसे यही कहा था कि मुझे भी इस श्राप को निभाना पड़ेगा। लेकिन तुम सही कह रही हो गौरी, तुम्हारा हक बनता है कि तुम हर बात जानो, तभी तो तुम्हें इस श्राप की पूरी सच्चाई पता चलेगी। जैसे कमला देवी आगे बोलने लगती है, मोहन जी गुस्से से खड़े हो जाते हैं। बस अब इससे आगे एक शब्द भी मत बोलना। गार्डन में अचानक सन्नाटा छा जाता है, लेकिन गौरी की आंखों में अब एक ही जिद होती है। अगले दिन सुबह हवेली का बड़ा दरवाजा खुलता है। मुकुल और आयुष बाहर कुटिया की तरफ आते हैं, जहां नेहा और गौरी बैठी होती है। नेहा, चलो आज तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। नहीं, रहने दो। वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। गौरी, तुम्हें वो बात उठाने की क्या जरूरत थी? जो जैसा चल रहा है चलने दो ना। तुम ही हर वक्त सबके बारे में क्यों बोलती रहती हो? आप तो बस रहने ही दो। सबके सामने तो कुछ बोल नहीं पाते और अब बाद में आकर हमें मनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, आप दोनों एक जैसे ही हो। क्या आपका मन नहीं करता हम लोग उस घर में रहें? दोनों भाई लाचार होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अगर कुछ बोल नहीं सकते तो हमसे बात भी मत किया करो। अब चले जाओ यहाँ से। मुकुल और आयुष चुपचाप वापस हवेली की तरफ चले जाते हैं। अंदर से कमला देवी ये सब देख रही होती हैं। थोड़ी देर बाद गौरी और नेहा कुटिया के अंदर आ जाती हैं। बेटा, तुम लोग उनके साथ ऐसा मत करो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारे जो बचपन से देखते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। लेकिन मम्मी जी, आप हमें बताओ तो सही, ऐसा कौन सा श्राप था जिसकी वजह से घर दो हिस्सों में बट गया? कमला देवी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर धीरे से खाट पर बैठ जाती हैं। तुम सही कह रही हो बेटा, तुम्हारा भी हक बनता है हर चीज जानने का। ये बात तुम्हारे परदादा के समय की है। कई साल पहले परदादा इस गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। गांव के सारे लोग उनकी बात मानते थे, लेकिन उनमें और उनकी परदादी विमला देवी में बहुत घमंड था। दोनों ही लोगों को अपने से बहुत छोटा समझते थे। उनकी हवेली में कई नौकर चाकर काम करते थे। एक दिन एक नौकरानी अपने छोटे बेटे को हवेली में साथ ले आती है। बीबी जी, मैं अपने बेटे को साथ ले आई हूँ। आज इसकी तबीयत बहुत खराब है और घर पर इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए इसे अपने साथ ले आई। हाँ, ठीक है, अब ज्यादा नाटक मत कर और जाकर अपना काम कर। अगर पूरे दिन इसी पर ध्यान देना है तो काम छोड़ दे और यहाँ से चली जा। नौकरानी चुपचाप काम में लग जाती है। उसका छोटा बेटा इधर उधर खेलते हुए सीढ़ियों के पास शैतानी करने लगता है। तभी ऊपर से विमला देवी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। ए लड़के, यहाँ क्या कर रहा है? वो उसे जोर से डांट देती है। बच्चा घबरा जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। आवाज सुनकर नौकरानी दौड़ती हुई आती है। वो देखती है उसका बेटा जमीन पर पड़ा होता है और उसके सिर से खून बह रहा था। मेरे बच्चे को क्या हो गया? आपने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया है। आप बहुत घमंडी औरत हो। देखो, मेरे बच्चे के सिर से खून निकल रहा है। ये सब क्या बोल रही हो? बोलने से पहले सोच भी रही हो या नहीं?
तभी परदादा भी भागते हुए वहां आ जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? नौकरानी गुस्से और दर्द से कांपते हुए श्राप देती है। तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मार दिया, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। आज के बाद इस हवेली की चौखट के भीतर किसी सुहागन का पैर नहीं टिकेगा। जो भी औरत इस छत के नीचे रात बिताएगी वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। इतना कहकर नौकरानी अपने बेटे को गोद में उठाती है और हवेली से चली जाती है। घर की औरतें पहले इस बात को गंभीरता से नहीं लेती। उन्हें लगता है कि श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन अगले ही दिन घर की एक औरत की अचानक मौत हो जाती है। यह देखकर पूरे घर में डर फैल जाता है। घर के सभी मर्द मिलकर फैसला ले देते हैं कि अब से घर की सारी औरतें हवेली से अलग रहेंगी। हमें आगे से सावधान रहना होगा। लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद सच में हमें श्राप लग गया है। उसी दिन हवेली के पीछे कुटिया बनवाई जाती है और तभी उस घर की सारी औरतें उस कुटिया में रहने लगती हैं। समय के साथ यह परंपरा बन जाती है जो आज तक चल रही है। तब से इस घर का नियम बन गया है। घर के पुरुष तो मुख्य हवेली के आलीशान कमरों में रहते हैं, लेकिन घर की बहुएं आंगन के कोने में बनी एक पुरानी जर्जर सी मिट्टी की कुटिया ही उनका बसेरा है। कुटिया के अंदर कमला देवी अपनी पूरी कहानी खत्म करती हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। आज के जमाने में ये सब अंधविश्वास है। क्या पता उस औरत को कोई बीमारी रही हो और लोगों ने उसे श्राप समझ लिया हो। बेटा, जो हुआ वो सच था। उसके श्राप देने के बाद ही घर की औरत की मौत हो गई थी। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं हुआ होगा। ये सब कहने की बातें होती हैं। और वैसे भी बेटा, हमारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। हमारे पति ही हमें अपनाना नहीं चाहते, वही हमें अपने से दूर रख रहे हैं। हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि वो लोग हमें कभी अपनाएंगे। गौरी कुछ देर सोचती है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो भी मानेंगे, और अब देखना कैसे मानेंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। मगर कैसे? मम्मी जी, आप रोज उनके लिए खाना बनाकर हवेली में भेजती हो ना। हाँ बेटा, अगर आप वो खाना बनाना ही छोड़ दो तो उन्हें भी एहसास होगा कि घर की औरतें घर के लिए कितनी जरूरी होती हैं। बस आपको थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा, बाकी सब हो जाएगा। अगले दिन सुबह कुटिया की रसोई बिल्कुल ठंडी पड़ी होती है। चूल्हा जलाई नहीं होता, ना आटा गुथा है, ना सब्जी बनती है। पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन हवेली में मर्दों के लिए खाना नहीं पहुंचता है। हवेली के अंदर पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया है। ऐसा भी क्या हुआ जो आज खाना ही नहीं बनाया? पता नहीं भैया, लगता है कुछ बात हो गई है। सारे मर्द उठकर कुटिया की तरफ जाने लगते हैं। कुटिया के बाहर पहुंचकर मोहन जी जोर से आवाज लगाते हैं, अरे क्या हुआ? आज खाना क्यों नहीं बना? सभी औरतें चुप खड़ी रहती हैं, लेकिन गौरी आगे बढ़कर बोलती है, पापा जी, जब आपको हमारी जरूरत ही नहीं है तो आप खाने को क्यों पूछ रहे हो? जब आपने हमें घर से निकालकर कुटिया में डाल रखा है, वो भी एक श्राप की वजह से, तो आप हमसे काम करवाने के बारे में क्यों सोचते हो? ये तुम क्या कह रही हो गौरी? चाचा जी, ये आप भी जानते हो और मैं भी। आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। मर्द एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसी रात मुकुल शहर के एक बार में बैठा होता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी बैठा होता है। तभी दोस्त का फोन बजता है। अरे यार, मुझे घर जाना होगा, बीवी का कॉल आ रहा है। वो मेरे बिना खाना भी नहीं खाती। दोस्त जल्दी से उठकर चला जाता है। मुकुल अकेला बैठा रह जाता है। वो अपने फोन की स्क्रीन देखता है, लेकिन उस पर कोई कॉल नहीं होती। मेरी बीवी तो मुझसे इतनी दूर है। अगर ये श्राप खत्म हो जाए तो कितना अच्छा होगा। हम सब एक साथ रह सकते हैं। बार की भीड़ के बीच भी मुकुल को अचानक बहुत अकेलापन महसूस होने लगता है। अगला दिन शहर के एक छोटे से कैफे में आयुष अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। सभी लोग हंसते बात करते हुए अपने पुराने अनुभव शेयर कर रहे होते हैं। यार, एक बात बोलूं, आजकल अंधविश्वास बहुत बढ़ गया है। क्यों? अब किस बाबा के चक्कर में पड़ गया तू? अरे यार, एक बाबा मिला था मुझे। उसने कहा अगर आधा नींबू काट कर अपनी बीवी के पास रख दोगे तो तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट हो जाएगी। अरे पागल है क्या? ये सब अंधविश्वास होता है, कुछ नहीं होता है इससे। अरे हाँ भाई, मुझे भी बाद में समझ आया, लेकिन आजकल बहुत लोग ऐसी बातों को सच मान लेते हैं। दोस्तों की बातें सुनकर आयुष चुप हो जाता है। वो सोच में डूब जाता है। शायद ये सही कह रहे हैं, जिसे हम इतने सालों से श्राप मान रहे हैं। क्या पता वो सिर्फ अंधविश्वास ही हो और हमारी घर की औरतें बेवजह कुटिया में रह रही हो। क्या पता उस दिन घर की औरत किसी बीमारी से मरी हो और हमने उसे श्राप मान लिया। मुझे घर जाकर सबसे बात करनी ही होगी। उसी समय दूसरी तरफ महेश चाचा खेत के पास चारपाई पर बैठे हुए होते हैं। उनके पास गांव के दो बुजुर्ग बातें कर रहे होते हैं। अरे महेश जी, आजकल लोग छोटी छोटी बातों को भी श्राप और टोना समझ लेते हैं। अरे हाँ, जबकि कई बार ये सिर्फ संयोग होता है। इंसान को अपने दिमाग से चलना चाहिए, ना कि लोगों की परंपरा से। यह बात सुनकर महेश चाचा भी गहरी सोच में पड़ जाते हैं।
अरे भैया, कहीं वो श्राप भी अंधविश्वास तो नहीं था जो उस औरत ने गुस्से में कहा था कि सुहागनों का हवेली में आना मना है। अब मैं सोचता हूँ तो सब झूठ सा लगता है, लेकिन उस डर की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर की सारी औरतें कुटिया में ही रहती हैं, क्योंकि हर किसी ने उस डर को, उस अंधविश्वास को अपने अंदर भर लिया। उसी समय आयुष भी घर लौटने के लिए उठता है। दूसरी तरफ महेश चाचा भी गहरी सोच में आसमान की तरफ देखते हैं। दोनों के मन में पहली बार एक ही सवाल उठ रहा होता है, क्या सच में ये श्राप था या सिर्फ एक डर जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। शाम को हवेली के आंगन में मोहन जी चारपाई पर बैठे होते हैं। तभी महेश चाचा, मुकुल और आयुष उनके पास आकर बैठ जाते हैं। तीनों के चेहरे पर गंभीरता होती है। भैया, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने अंधविश्वास के चक्कर में अपने घर की औरतों के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। ये तो क्या बात कर रहा है भाई? तूने देखा नहीं था उस घर की औरत कैसे मर गई थी, और तू तो उस समय पैदा भी हो गया था। भैया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था। मुझे लगता है कि सब अंधविश्वास था। हाँ पापा, चाचू सही बोल रहे हैं। मुझे भी गौरी की बात पर विश्वास है। और ऐसे करके क्या फायदा जिसमें औरतें ही ना हो। असली घर तो औरतों से ही बनता है। हमें भी अपनी बीवियों की बहुत कमी महसूस होती है। ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो? हाँ, अचानक तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम उस श्राप को अंधविश्वास मानने लगी? तीनों मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहन जी उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। अगला दिन सुबह मुकुल, आयुष और महेश चाचा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुटिया के बाहर गौरी हवेली के गार्डन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी अचानक उसे हवेली के अंदर से चिंगारी की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज थी? वो एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर अपने काम में लग जाती है। कुछ ही देर के बाद हवेली के अंदर से धुआं निकलने लगता है। गौरी घबरा जाती है। मम्मी जी, जल्दी आइए। कुटिया से कमला देवी, नेहा और बाकी औरतें दौड़कर बाहर आती हैं। मम्मी जी देखो, घर के अंदर से धुआं निकल रहा है। हे भगवान, पता नहीं अंदर क्या हुआ। सारी औरतें भागते हुए हवेली के अंदर जाती हैं। अंदर जाकर वो देखती हैं कि मोहन जी जमीन पर पड़े होते हैं। उन्हें बिजली का करंट लगा होता है। उनके हाथ पर जलने का बड़ा निशान होता है। मोहन जी, जल्दी इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। सारी औरतें मिलकर मोहन जी को उठाती हैं और तुरंत अस्पताल लेकर जाती हैं। इलाज के बाद डॉक्टर उनकी जान बचा लेते हैं। शाम तक उन्हें वापस घर ले आते हैं। अगला दिन सुबह को गौरी, कमला देवी, नेहा और बाकी औरतें हवेली के दरवाजे के सामने खड़ी होती हैं। वो हवेली के अंदर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे ही उनके पैर दहलीज के पास आते हैं वो डर कर रुक जाती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे अभी भी श्राप का डर उन्हें रोक रहा है। तभी पीछे से मोहन जी ये सब देख लेते हैं। बहू, आज मैं तेरे सामने हार चुका हूँ। सब लोग हैरान होकर उनकी तरफ देखते हैं। अब मुझे समझ आ गया है, वो 150 साल पुराना श्राप सिर्फ एक अंधविश्वास था। कल जब तुम सबने मेरी जान बचाई तब तुम्हें किसी को कुछ नहीं हुआ, और हमने बेवजह तुम्हें इतने सालों से इस घर से दूर रखा। हमने घर की औरतों पर बहुत जुल्म किया, उन्हें उस कुटिया में रखा जहां हर रोज छत से पानी टपकता है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। औरतें धीरे धीरे हवेली के अंदर जाने लगती हैं। तभी अचानक महेश चाचा जोर से बोलते हैं, रुक जाओ, अभी कोई भी हवेली के अंदर नहीं जाएगा। औरतें हैरानी से कदम पीछे रख लेती हैं। तभी पीछे से मुकुल और आयुष आते हैं। उनके हाथ में पूजा की थाली होती है। वो थाली महेश चाचा के हाथ में दे देते हैं। घर के सारे मर्द एक साथ दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। इस बार वो घर की औरतों का फिर से विधि विधान से गृह प्रवेश कराते हैं। आज से इस घर की दहलीज पर कोई डर नहीं होगा। गौरी सबसे पहले कलश को हल्का सा पैर से छूकर हवेली के अंदर प्रवेश करती है। उसके पीछे कमला देवी, नेहा और बाकी औरतें भी अंदर आती हैं। सभी के चेहरों पर खुशी होती है और आंखों में आंसू भी। सब साथ हवेली के अंदर कदम रखती हैं। पूरे घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। अगली सुबह हवेली का डाइनिंग टेबल सजा होता है। घर के सारे मर्द टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। रसोई से कमला देवी, नेहा और गौरी खाना लेकर आती हैं। वो सबको प्यार से खाना परोसती हैं। पूरा घर हंसी और खुशियों से भर जाता है। आज समझ आया, घर ईंटों से नहीं बनता, घर तो औरतों से बनता है। जिस घर में औरतों की इज्जत हो वही असली घर होता है। ये श्राप नहीं, एक अंधविश्वास था जिसमें हमारे परिवार के रिश्तों को कमजोर किया। पति पत्नी के पवित्र रिश्तों को 2 हिस्सों में बांट दिया। बेटा, आज भी तूने ये श्राप खत्म कर दिया और हमारी आंखों से अंधविश्वास की पट्टी उतार दी, वरना हम तो अभी वैसे ही रहते। मेरे प्यारे बच्चे, अब माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। आज फाइनली ससुराल का 150 साल पुराना श्राप आज खत्म हुआ। सभी लोग अपने पूरे परिवार को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ 150 साल पुराना अंधविश्वास हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और घर फिर से एक हो जाता है।